हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 13.1 के सॉल्यूशन की। कक्षा 12 का ये लास्ट चैप्टर प्रायिकता, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का बच्चों इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, सप्रतिबंध, है ना। सप्रतिबंध प्रायिकता हमने पढ़ी थी। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या चीज होती है, इस चीज को हमने बहुत डिटेल से इंट्रोडक्शन में बच्चों पढ़ा था। प्रायिकता पढ़ा था ना। हाँ, इसको इंग्लिश में हमने कहा था कि कंडीशनल, क्या बच्चों, कंडीशनल। चौक जरा मजेदार नहीं चल रही है यार। कंडीशनल, कंडीशनल है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, है ना, लिटी। तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हुआ है। पिछले लेक्चर को आपको देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लॉजिक वाला ये चैप्टर रहता है। अभी तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के शुरुआत में मिलने वाले हैं, और लेकिन आगे के क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस, फिर मैं वही बात कहूंगा, क्वेश्चंस को करने मतलब सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा, लिखने में बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, तो आपकी लॉजिकल जो समझ है उसको थोड़ा सा अच्छा होना जरूरी है इस चैप्टर में। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी पिछले इंट्रोडक्शन, यानी पिछले लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन दिया है, कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इवेंट ई की, जब एफ इवेंट ये पता हो पहले से हो चुकी है, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि सप्रतिबंधित प्रायिकता कहते हैं। हम लोगों ने बात कर चुके हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को, इस प्रायिकता को निकालने का फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि प्रायिकता किसकी, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पार्ट होता है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। ठीक है ना। यानी कि अगर ई और एफ हमारे पास में दो घटनाएं हों और हमें इस तरीके की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े कि प्रोबेबिलिटी निकालो, घटना ई के घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना, घटित घटना ई के घटने की प्रायिकता ज्ञात करो, यदि घटना एफ पहले से ही ये पता है कि हो चुकी है, तब ये हम लोगों को बात करनी है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने करे थे, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। तो अभी तो कुछ क्वेश्चन सीधे इस फॉर्मूले पे हैं। तो जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है शुरू के क्वेश्चन पे। कह रहा है घटना यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हो कि प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता जो इवेंट ई की है, ई की जो प्रायिकता है वो 0.6 है। ठीक है, और प्रायिकता जो घटना एफ है उसकी घटना की प्रायिकता कितनी है, घटित होने की प्रायिकता वो 0.3 है। और एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर अगर प्रायिकता देखा जाए इनकी इंटरसेक्शन की, यानी कि इनके बीच की कॉमन पार्ट्स की, तो उसकी संभावना कितनी है, 0.2 है। ठीक है, 0.2 है। आज चौक में क्यों नहीं मजा आ रहा चलाते हुए। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि हमें प्रायिकता याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सीधी बात है, मैं भी फॉर्मूला बता के आया हूं, इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल से समझा था इसको। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बेसिक सी बात है, तो इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट दी गई है 0.2 अपॉन इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, है ना। तो यह 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें ज्यादा हेर फेर नहीं है। दूसरा पार्ट पूछा है बच्चों इन्होंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। अब ये कहा गया है कि एफ की प्रायिकता निकालो जब ये ज्ञात है कि ई पहले से ही हो चुकी है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं, ऊपर तो सेम ही रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ही काम में आ जाएगा। क्योंकि याद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ई इंटरसेक्शन एफ कर लो या फिर एफ इंटरसेक्शन ई कर लो, दो सेट अगर हमारे पास में, दो समुच्चयों के अंदर अगर इंटरसेक्शन क्रम विनिमय होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, ध्यान रखना इस बात का। ध्यान क्या है, तो सिंपल सी बात ही है कि इनमें ये चीजें बराबर ही होती हैं। समुच्चय हमने पढ़ा था, सेट पढ़ा था 11th में, तो वहां पे ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। तो अगर हम बात करें कि प्रायिकता किसकी, एफ इंटरसेक्शन ई बटे प्रायिकता किसकी, ई की, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये तो वैल्यू वही होगी जो ये है। तो 0.2 अपॉन ई की कितनी है बच्चों, 0.6, इसका मतलब 2/3 आ जाएगा, दशमलव से हट जाएगी, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना बच्चों।
अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हम बात नहीं करेंगे, बहुत लड्डू क्वेश्चन है। फिर मैं कहूंगा अगर आपको प्रैक्टिस 100 किलो वजन उठाने की है तो 10 किलो भी नहीं उठा पाओगे क्या? उठा लोगे तो वो 10 किलो का क्या, वो 5 किलो का ही एक क्वेश्चन है, उसको आप कर लेना है। तो उसमें भी कुछ नहीं वैसे, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें एक पार्ट हमारा ये है जिसकी वजह से मुझे ये कराना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, पिछले इंट्रोडक्शन में मैंने एक चीज मिस कर दी थी और वो मेरे दिमाग से निकल गई थी, उसको मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा। पिछले इंट्रोडक्शन के अंदर, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सह प्रतिबंध प्रायिकता जो पढ़ी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो पढ़ी है, ठीक है। एक चीज हमारे से छूट गई थी कि जो सह प्रतिबंध जो प्रायिकता हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रायिकता इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडीशनल। चलो तो समझा ही, मैं कई बार बता चुका हूं कि कुछ गुण हैं, कि कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, इसके गुण हैं। ठीक है बच्चों, तो 2-3 बातें हैं, उसको जरा एक बार देख ले, क्योंकि उसका इस्तेमाल अब होने वाला है, इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है। मैं पिछले लेक्चर में इसको भूल गया था बताने में, क्योंकि समझाने में इतने व्यस्त हम लोग हो गए थे, तो वहां पर वो बातें मैंने पॉइंट तो कर रखा है कि हाँ ये मुझे बताना था, लेकिन मैंने आपके सामने वो चीज़ नहीं बता पाया। लास्ट में मन था बताने का, लेकिन नहीं हो पाया। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहता है सर, अगर देखो, अगर E तथा F है ना, E तथा F हम लोग क्या मान लेते हैं, किसी प्रतिदर्श समष्टि को क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, सैंपल स्पेस। किसी प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से लिखते हैं कि दो घटनाएं हों, है ना, कि क्या हो, दो घटनाएं हों। तो इन E और F के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी पड़ जाए S अपॉन F, है ना, S अपॉन F निकालना पड़ जाए, तो बहुत ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है भाई, देखो आपके सामने S का मतलब क्या है, S जितने भी, जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जितने भी घटनाएं घटित हो सकती हैं वो सारा सबका समावेश है। तो इसको याद रखना है आपको कि इसकी वैल्यू बेटा हमेशा 1 होगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होगी। और साथ ही साथ अगर हम लोग प्रायिकता निकालेंगे बच्चों किसकी, एक F इवेंट है, एक F इवेंट है, ठीक है ना, तो उसकी भी आपके पास में 1 ही होगी, ठीक है ना, उसकी 1 ही होगी। कि प्रायिकता, F की प्रायिकता जब F हो चुकी है, देखो बात सुनो, छोटा सा रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, आपको समझाते हैं इस रिजल्ट के बारे में। मैंने एक कॉइन को जब फेंकता हूं, मैं एक सिक्के को फेंकने की बात करते हैं, सिक्का उछालने पर जब एक सिक्का हम उछालते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक सिक्का उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस बनता है, वो बनता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। और हमने एक घटना डिफाइन कर ली F, किस तरीके से कि F एक घटना है कि जब हमारा केवल H आता है, यानी कि हेड आता है, ठीक है आपके सामने। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग ध्यान से, मुझे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S अपॉन F निकालना है इसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा ये वाला फॉर्मूला कि प्रायिकता किसकी, S इंटरसेक्शन F अपॉन प्रायिकता किसकी, F की। अब ध्यान से देखो, S इंटरसेक्शन F क्या होगा, यहां निकाल लो, S इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, S इंटरसेक्शन F तो हमारा H ही आ जाएगा खाली, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूंगा S इंटरसेक्शन F की, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन F। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, नहीं ऊपर, ये ऊपर आएगा, उल्टा हो गया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन F, है ना, अपॉन S, कितने समष्टि में कितने हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1/2, कितनी है बेटा, 1/2। ध्यान से देखो भाई, आपको पता है ना इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो 1/2 आ जाएगा। ये पूरी बात हमने समझाई है इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। तो
और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर निकालूंगा तो कितनी होगी बेटे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो ये भी आपकी 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ निकालेंगे तो आपको पता है 1/2 अपॉन 1/t शुड बी इक्वल टू 1, है ना। तो ये रिजल्ट इसने ये कहा है कि अगर हम लोग कभी भी प्रायिकता निकालें एस की, यानी कि प्रतिशत समष्टि की, तो यदि हमारी घटना एफ जो है पहले से हो चुकी होगी तो वैल्यू 1 आएगी। और इस वाले को तो आप स्टेटमेंट से ही समझ सकते हो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ भाई। अगर एफ घटना पहले से ही घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है, तो उसकी जो घटना घटित हो जाती है उसकी प्रायिकता तो 1 हो जाती है। घटना एफ की प्रायिकता निकालनी, जब घटना एफ पहले से घटित हो चुकी है तो 1 ही आएगी। तो उस रिजल्ट को आप अच्छे से दिमाग में रख लें। इसका इस्तेमाल भी अगर ना भी हुआ एक्सरसाइज के अंदर तो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय सवालों में आप देखोगे आ जाता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पे काम इस समय कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं वहां पर एक नंबर में। तो 1 नंबर भी बड़ा कीमती नंबर होता है, उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुण क्या होता है? कंडीशनल। वो ये कहता है कि अगर सपोज कर लो हमारे पास में, ठीक है ना, सपोज कर लो इसी में ले लें क्या, हाँ, यदि ई और एफ हमने 2 घटनाएं ली हैं एस की, ठीक है ना, और किस तरीके से कि अगर हमें प्रायिकता निकालनी पड़े ई यूनियन एफ की, ई यूनियन एफ निकालना पड़ जाए, ई यूनियन एफ, नहीं इसमें हमें अलग से डिफाइन करना होगा कुछ, क्योंकि एफ तो हमारा डिफाइन है ही है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना, मैं एक बार लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब एफ पहले से हो चुकी होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर एफ पहले से हो चुकी होगी तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, है ना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। इस बात को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है। जहां पर आप इस बात को समझ लेंगे, मैं इसको याद करने का एक तरीका भी आपको बताऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जहां पर ए और बी क्या है, ए और बी भी एस में से ही कोई घटना है, ए और बी जो है वो भी उपसमुच्चय है किसका, एस का, यानी कि घटनाएं ए तथा बी, ए तथा बी एस की कोई 2 घटनाएं हैं, कोई 2 घटनाएं हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि सर एक बात बताओ इसको याद कैसे रखें ऐसे फॉर्मूले को। अरे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th के अंदर और उस फॉर्मूले को बहुत यूज करा था हमने कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने पड़ जाए ए यूनियन बी के अंदर, तो आपको पता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्मूला हमने बहुत यूज करा है, बहुत यूज करा 11th में। इस फॉर्मूले को याद रखने में कोई बड़े परेशानी नहीं होती कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, अगर हमें देखना है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसको निकालने का तरीका था कि ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उनको घटा देते थे। अब इससे मैच कर लो इस फॉर्मूले को आप इजीली, इसका यूज मैं करने वाला हूं। एक क्वेश्चन मेरे पास में है एक्चुअली, देखो यहाँ पे यूनियन वो मेरे से पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं हम बता देंगे उसको यूनियन अगर वो पूछ रहा है तो बच्चों इसको याद रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एन की जगह आप पी लगा दो, ए यूनियन बी अपॉन आ जाएगा एफ ले लो, है ना, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ये घटना ऐसी भी लेनी पड़ेगी जो पहले से घटित हो चुकी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। चेक कर लो, इस फॉर्मूले को याद करने में मुझे लगता नहीं कोई आपको दिक्कत परेशानी होगी, इजीली आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा एक तीसरी प्रॉपर्टी और है, फिर मैं क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं, इनसे ही काम कर लूंगा मैं बाकी क्वेश्चन। एक इसने रिजल्ट दिया है वैसे इसमें, अगर ए और बी, ए तथा बी परस्पर अपवर्जी, अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती है मैं बताऊंगा अभी, अपवर्जी हो, परस्पर अपवर्जी हो। अपवर्जी घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनके बीच में कोई चीज कॉमन ना होती है,
कोई भी चीज कॉमन नहीं है, एक घटना ए में और घटना बी में बिल्कुल भी कोई चीज ऐसी नहीं जो कॉमन हो। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा फाई हो जाए, बी इंटरसेक्शन ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, फाई हो जाए, तो इस केस में इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम काम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस, भाई देखो जब फाई है और फाई की प्रोबेबिलिटी ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई अपॉन एफ, तो ये जीरो हो जाएगा भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई अपॉन एफ क्या आ जाएगा हमारे पास में, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि फाई जो है फाई की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो होती है ना, होता ही नहीं कभी, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में फॉर्मूला केवल ये बचेगा बच्चों। तो ये मुझे पिछले इंट्रोडक्शन में ही बहुत गहराई से डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन चलिए इतनी बात है। एक रिजल्ट ये आया आपके पास में, एक रिजल्ट ये मिला, और एक रिजल्ट हमने, जब ये घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर एक रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक रिजल्ट और है, एक रिजल्ट और है, और जैसे आपने पढ़ा था पहले एक रिजल्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है ना, बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश बराबर पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था ना कि ए के घटित न होने की प्रायिकता बराबर होती है 1 माइनस ए के घटित होने की प्रायिकता, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसी तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को भी पढ़ सकते हैं, जो गुण नंबर 3 है इसका, वो कह रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन एफ निकालना पड़ जाए, दैट इज वेरी सिंपल टू फाइंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को रिलेट करके, रिलेट का मतलब है कि देखो ये फॉर्मूला हमने पहले याद कर रखा 11th में, तो उसी से ये हम लोग फॉर्मूला ये भी याद कर लेंगे, और कुछ ज़्यादा काम इसमें नहीं है, किसी और प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत तेज़ी से बताई गई बातें आपने लिख ली होंगी, लिख के ही काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब याद रख लेना फिर, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो रफ कर दूँ इसको मैं। अब मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे अपने बच्चों, दूसरे क्वेश्चन पे मैं अपने बढ़ता हूँ, ध्यान से देखना है। दूसरा नहीं, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन करना है मेरे को, तीसरा। दूसरा तो मैंने कहा कि इजी है, सीधा फॉर्मूला बेस है, आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक मिनट, जरा कपड़ा जरा उठा लें ठीक ठाक लेवल का, साफ हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों जो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, उसमें हम लोगों को क्या कहा गया है, ठीक है ना, उसमें हम लोगों को क्या कहा गया है थर्ड वाले में, कि घटना ए की घटित होने की प्रायिकता 0.8 है, घटना बी की घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, तो हमें ये फाइंड आउट कर, ये भी दे रखा, घटना बी घटित होने की प्रायिकता जब ए पहले से हो चुकी हो तो 0.4 है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो तीसरे क्वेश्चन को। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगी, आपको इतना बात पता अगर चल जाए तो मजा आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल, ठीक है ना, कंडीशनल, इस वाले फॉर्मूले से मैं बात कर रहा हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बात कर रहा हूं, सह प्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से बात कर रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपको दी गई है, दिस इज व्हाट 0.4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको दी गई है, नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं, इसको हम निकाल लेंगे, जो कि हमें निकालना भी है, बेसिकली हमें फर्स्ट पार्ट यही करना है। ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें दे रखी है सर, ए की जो दे रखी है क्वेश्चन में आ जाओ, 0.8 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बराबर आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 8 चौक 32 और 2 के बाद दशमलव, तो यानी कि 0.32 आ जाएगी। तो यही हम लोग चाहो तो इसको ए इंटरसेक्शन बी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.32 ही आएगी। एक आंसर तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर बट्टे कितना आ जाएगा हमारे पास में, इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ रहा है 0.32, ठीक है, ओके। जरा आंसर शीट में साथ साथ इसलिए चेक कर रहा हूं, कहीं फिर दिक्कत होती है ना। अब सेकेंड पार्ट आ जाओ, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड आउट करो, तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपको पता है ये कितना निकाला आपने 0.32 अपॉन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 0.5 दशमलव से हटाना चाहोगे तो एक नीचे आ जाएगा आपके पास में, काट लो ना सीधा सीधा काट लो, ये आ जाएगा 32/5 आ गए, सीधी सीधी बात इतनी है, ठीक है ना, 32/50 आ जाएगा, 32/50। तो यहाँ पे अगर हम लोग काटना चाहें इसको तो ये, या डायरेक्ट ही भाग कर लो ना, आप एक काम कर लो, यहाँ से दशमलव हटा लो, यहाँ पे एक 0 10 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपके पास में 5 एकम 5 छंग 30, ठीक है, और 5 चौक 20, और दशमलव लगा एक यहाँ पे आपके पास में, तो ये 0.64 आ जाएगा कैलकुलेट करके, आप कैलकुलेट कर लेना 0.64 आ जाएगा, ठीक है ना। अब और एक पार्ट पूछा उसने, नाउ देखो इस पार्ट को समझो, थर्ड वाले पार्ट को जरूर समझ लो, थर्ड वाले पार्ट को जरूर समझ लो, ठीक है ना। हमने एक भी फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ शुड बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को हटा दो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस फॉर्मूले के तौर पे भी आप याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मेरे भाई मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप सुनो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में दी गई है 0.8 प्लस बी की 0.5 माइनस इसको हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 0.32। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे सर ये आ जाएगा 1.3 आ जाएगा ना, ये 1.3 माइनस 0.32, तो 1.30 में से 0.32 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 में से 9 है ना, तो 0.198 है ना, सॉरी 98 केवल, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं समझाने की कोशिश तो पूरा कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर को पॉज कर लो, नोट कर लो जो आपके उपयोगी चीजें हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छी सी श्रद्धांजलि दे दी है। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, 3 हमने कर ली है, 4 पे बात हम लोग करते हैं। 4 में भी क्या बात होनी है, 4 में भी कुछ ऐसी बातें होनी है, ठीक है ना, और मैं चाहूं तो उसको छोड़ दूं, मुझे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन चलिए मैं करता हूं फिर भी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 2-3 नंबर में मिलेगा बच्चों देखने को, ये मैं कंफर्म बता रहा हूं आपको। चौक को पता नहीं आज क्या हो रहा है यार, चल ही नहीं रही है, ठीक है। उसने कहा है कि मेरे को फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे नहीं ए यूनियन बी मुझे ज्ञात करना है, ए यूनियन बी मुझे ज्ञात करना। कोई बात नहीं, इसके लिए अभी फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, जहां पर हमें कहा गया है कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बी की प्रायिकता। मैं जो अंग्रेजी में बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका हिंदी अनुवाद आपको पता है ना कि ए की, इसका मतलब मैं इसको बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए की घटना, ए के घटित होने की प्रायिकता। तो इतना बड़ा सेंटेंस ना बोल करके मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए के घटित होने की प्रायिकता। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान रखें। दिस इज व्हाट, ये है 5/13। तो भाई अगर ध्यान दो आप,
तो इससे क्लियर क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आ जाएगी 5/26। क्लियर है, ये 2 बटे में चला जाएगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है बेटे वो 5/13 ही रहेगी। ठीक है ना, 5/13 ही रहेगी। अब एक चीज और देती मेरे को उसने एक चीज और दी है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी जो है वो आपका कितना है, 2/5 है। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लो। हमें पता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मूला ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इससे क्या होगा, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और फिर इसका फॉर्मूला हमें पता होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फॉर्मूला आपको फिर अप्लाई कर देना है मेरे बच्चों। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। इसकी वैल्यू हमें दी गई है भाई, है ना, बी अपॉन ए दिया गया, ए अपॉन बी, हाँ ये दिया गया है, ये 2/5 है बराबर। इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, इसको मैं फाइंड आउट कर लूंगा, बट इसकी वैल्यू मुझे दी गई है, ये दी गई 5/13। तो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो आ जाएगा 2/5/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कट जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, 2/13 आ जाएगी। ठीक है, अब भैया हमें तो निकालना जो उसको, उसके लिए फॉर्मूला लगा लो। ठीक है ना, ऊपर वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो भैया इसकी वैल्यू आपको पता है 5/26 प्लस इसकी वैल्यू आपको पता है 5/13 माइनस इसकी वैल्यू पता है 2/13। कैलकुलेट करो, 5/26 प्लस देखो ये बचेगा 3/13। एलसीएम जब लेंगे 26 तो बच्चों आ जाएगा 5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 11/26 जो है इसका हमारा एक वो आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। 11/26 इसका हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए होमवर्क में, क्योंकि मैं आपको एक बार रिवीजन भी कराऊंगा। तो अगर नहीं हुआ तो वहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने में, देखो सीधी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है, तो हम लोग को क्या निकालना है, पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। इस फॉर्मूले का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। जब पहले ही बार में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो ये निकल आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो मतलब पहला पार्ट हो जाएगा। जब ये आ जाएगा तो फिर बाकी आप निकाल ही लोगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है नीचे वाले फॉर्मूले के हिसाब से। तो बच्चों फटाफट से नोट करो जो नोट करना है, मैं अब चलता हूँ आगे। थ्योरेटिकल जो इतने भी प्रश्न हैं उनमें थोड़ा लॉजिक ज्यादा लगेगा, तो लॉजिक वाले क्वेश्चन पे